लहरों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी वाला मैं बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेर। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने, जिस पथ जाए वीर ने। नमस्कार, विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम याद करेंगे हिंदुस्तान की आत्मा को। गुलाम हिंदुस्तान में शब्दों के सितारे की आवाज़ हर देशवासी के दिल की धड़कन बन गई थी और जिसके एक आह्वान पर नौजवान सर पर कुर्बानी का कफन बांधकर निकल पड़ते थे। ये आवाज़ थी भारत की आत्मा कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी की। अगले 1 घंटे तक देखिए भारत के इस महान देशभक्त की दास्तान। सवा सौ साल पहले का हिंदुस्तान, अंग्रेजों का गुलाम। जब सारी दुनिया नई सदी का स्वागत करने की तैयारी कर रही थी तो गोरी हुकूमत के जुल्मों से कराह रहा था ये देश। ना उन दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से संकट मोचक बनकर भारत आए थे और ना कहीं कोई आशा की किरण नजर आती थी। अपने अपने स्तर पर चुनिंदा देशभक्त आजादी की मशाल थामे हुए थे। ऐसे माहौल में मध्य भारत के एक छोटे से गांव बाबई में एक गरीब शिक्षक के घर जन्म लेता है भारत का एक ऐसा सपूत जिसने आगे जाकर गोरी सत्ता को मुश्किल में डाल दिया। इसी बालक को हिंदुस्तान ने भारत की आत्मा माना। पूर्वज तो राजस्थान के जयपुर के रानीला गांव से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव आकर बस गए थे। ये खपरेल वाला घर बालक माखनलाल के जन्म से लेकर बचपन के सफर का सबूत है। जिस स्कूल में पिता नंद चतुर्वेदी ने तालीम हासिल की थी, उसी स्कूल में प्राथमिक पढ़ाई के लिए माखनलाल का दाखिला कराया गया। आर्थिक तंगी के चलते प्राइमरी पास करने के बाद नौकरी जरूरी हो गई। दादा तो मंदिर में पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन माखनलाल शिक्षक बनना चाहते थे। लिहाजा प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा पास की और शिक्षक की नौकरी करने खंडवा जा पहुंचे। सुनकर ताज्जुब होता है कि एक प्राइमरी पास किशोर स्कूल में अध्यापक के लिए चुन लिया गया था। ये अलग बात थी कि माखनलाल हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती और मराठी के जानकार थे। क्या आज के किसी बच्चे से आप ये उम्मीद कर सकते हैं? बहरहाल दिलचस्प ये था कि नौकरी मिलने से पहले ही पिताजी ने 14 साल के माखनलाल का ब्याह 9 साल की ग्यारसी बाई से कर दिया था। करीब 10-11 साल साथ निभाने के बाद ग्यारसी बाई उनकी जिंदगी से
हमेशा के लिए चली गई। उनकी एक बेटी भी हुई थी, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही चल बसी थी और उस समय माखनलाल चतुर्वेदी सिर्फ 25 बरस के थे। इसके बाद सारी उम्र उन्होंने अकेले सफर तय किया, शब्दों से रिश्ता बनाया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ये 1914 का साल था। दरअसल सतपुड़ा की वादियों और नर्मदा के नीर ने माखनलाल चतुर्वेदी को अपने ढंग से क्रांतिकारी संस्कार दिए। उन्होंने 1912 में शक्ति पूजा लेख लिखा था। ये लेख सुबोध सिंधु में छपा। लेख के तेवर इतने तीखे थे कि गोहरी पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मुकदमे से वो बरी तो हो गए, लेकिन दोस्तों ने सलाह दी, भाई जरा संभल के लिखो, जेल चले गए तो फिर क्रांतिकारियों की मदद और ऐसा लेखन कौन करेगा। माखनलाल को राय जच गई। इसके बाद उन्होंने छद्म नामों से लिखना शुरू कर दिया। एक नजर इन नामों पर: श्री गोपाल, भारत संतान, कुछ नहीं, भारतीय, सुधार प्रिय, पशुपति, नीति प्रेमी, एक विद्यार्थी, एक निर्धन विद्यार्थी, एक भारतीय प्रजा, एक नवयुवक, तरुण भारत, एक प्रांतीय वाणी, एक उच्च शिक्षित, एक भारतवासी, श्रीयुत नवनीत, श्री विश्वव्याप्त, श्री चंचरीक, श्री शंकर, वनवासी, वनमाली और एक भारतीय आत्मा। इनमें से एक भारतीय आत्मा तो उनका जैसे दूसरा नाम ही बन गया। बाद में महात्मा गांधी ने उनके इस नाम पर बाकायदा मोहर लगा दी। जब लेखकों की कमी होती थी तो वो बहुत सारे उपनाम से लिखते थे। श्री हरि, श्री श्री, ये करके यदि लेख नहीं आए तो उन लेखकों की जो कमी रहती थी उसको अपने नाम अपने ही लिख करके अब किसी नाम से उसको पूरा कर देते। उसी में एक उपनाम उनका भारतीय आत्मा था। एक भारतीय आत्मा के नाम से भी वो लिखते थे, तो जो कि उनका तखल्लुस नहीं रह करके बाद में वह प्रमाणिक पहचान बन गया और उनकी जो वाणी थी वो पूरी भारतीय आत्मा की एक वाणी हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि शक्ति पूजा उनका पहला लेख नहीं था। जब वो खंडवा पहुंचे ही थे तो पता चला कि प्रख्यात पत्रकार और संपादक माधवराव सप्रे की पत्रिका केसरी ने राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है। विषय था राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार। माखनलाल जी ने निबंध भेजा, प्रथम पुरस्कार मिला और सप्रे जी को माखनलाल जी गुरु मान बैठे। इस एकलव्य से गुरु की मुलाकात हो पाई 3 साल बाद। हाँ, चिट्ठी पत्री चलती रही। प्रेरणा ऐसी मिली कि माखनलाल जी ने नौजवानों के लिए 1909 में एक पत्रिका शुरू कर दी। नाम था भारतीय विद्यार्थी। खास बात यह थी कि पत्रिका हाथ से लिखी होती थी। इस पत्रिका में आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देने वाले विचार होते थे। इस पत्रिका ने धूम मचा दी। आलम यह था कि नौकरी में मन लग नहीं रहा था और घर के हालात नौकरी छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उधेड़-बुन चलती रही। इन्हीं दिनों माखनलाल जी के नए दोस्त बने कालूराम गंगराडे। दोनों ने पूरी तरह पत्रकारिता का फैसला किया और प्रभा नाम से मासिक पत्रिका शुरू कर दी। तारीख थी 7 अप्रैल 1913।
हाँ, नौकरी अभी नहीं छोड़ी थी। जब प्रभा चल निकली तो 13 सितंबर 1913 को नौकरी से इस्तीफा दे दिया। चारों तरफ प्रभा की तेज तर्राट पत्रकारिता के चर्चे थे। प्रभा में माखनलाल जी सहायक संपादक थे और वेतन था 30 रुपए महीने। साल डेढ़ साल तक तो सब ठीक ठाक चला। उसके बाद आर्थिक संकट के चलते प्रभा को बंद करना पड़ा। खंडवा में स्वर्गीय कालू राम जी गंगराड़े और दूसरे कुछ लोगों के संपर्क में आए और उनकी साहित्यिक रुचि को देखते हुए उन लोगों ने दादा का उपयोग एक साहित्यिक पत्रिका निकालने के लिए किया, जिसका नाम था प्रभा। और प्रभा का प्रकाशन खंडवा से ही शुरू हुआ था और माखनलाल जी पत्रकारिता के रूप में जो सबसे पहला संपादन उन्होंने किया प्रभाग में किया। इसी बीच उस दौर के तेजस्वी पत्रकार और कानपुर से निकलने वाले प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क हुआ। विद्यार्थी जी प्रभा की पत्रकारिता से बहुत प्रभावित थे। जब प्रभा बंद हुई तो उन्होंने माखनलाल जी को कानपुर बुला लिया और वहां से एक बार फिर प्रभा का प्रकाशन शुरू हो गया। साथ में प्रताप के संपादन में विद्यार्थी जी को एक मजबूत संपादकीय सहयोगी मिल गया। इसी बीच पंडित माधवराव सप्रे ने जबलपुर से कर्मवीर निकालने का फैसला किया और विद्यार्थी जी से अनुरोध किया कि वे माखनलाल जी को कर्मवीर के संपादन के लिए भेज दें। 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से भारत का एक और क्रांतिकारी अखबार शुरू हो गया। नवंबर 1922 में माखनलाल जी ने कर्मवीर से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर खंडवा जा पहुंचे। 4 अप्रैल 1925 को खंडवा से उन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन एक बार फिर प्रारंभ कर दिया। जब 1920 में मध्य प्रदेश में, जिसे CPN बरार कहा जाता है, नागपुर राजधानी थी जिसकी, तो मध्य प्रांत में जब खास तौर से महाकौशल जो हमारा अंचल है, महाकौशल में आज़ादी की लड़ाई को स्वर देने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए जब एक अखबार की कल्पना की गई तो फिर कर्मवीर के नाम से एक अखबार के प्रकाशन का निर्णय लिया गया। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर की पत्रकारिता पर बात करेंगे आगे। फिलहाल ये बता दें कि 34 साल तक यानी 1959 तक कर्मवीर का प्रकाशन होता रहा। उम्र 70 की हो चली थी, लिहाजा दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने सारा ध्यान लिखने पढ़ने में लगा दिया। ये सिलसिला आखिरी सांस तक चलता रहा। दरअसल दादा माखनलाल चतुर्वेदी के कई रूप हैं। उन्हें ओजस्वी क्रांतिकारी माना जाए या देशभक्त कवि, एक विलक्षण पत्रकार संपादक माना जाए या फिर विचारवान जोशीला लेखक, अनूठा गांधीवादी माने या फिर अपने सिद्धांतों की खातिर राजनीति को एक झटके में छोड़ देने वाला महान इंसान, हम इन्हीं रूपों पर एक के बाद एक बात करेंगे। पहले मिलते हैं क्रांतिकारी माखनलाल चतुर्वेदी से। हमने आपको बताया था कि अपने पहले लेख शक्ति पूजा के कारण माखनलाल चतुर्वेदी को राजद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ा था। उससे बरी होने के बाद वो अनेक छद्म नामों से लिखते रहे। 17 साल के थे तो जबलपुर में क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। गरम दल के मुखिया बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर बनारस गए और उस दौर के बड़े क्रांतिकारी गणेश सखाराम देउस्कर से बाकायदा दीक्षा लेकर क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। एक पिस्तौल उनकी कमर से हमेशा लटकी रहती थी। सन 1913 या 11 के आसपास की बात है, 11 के आसपास की, जब उन्होंने स्कूल का टीचरशिप छोड़ दी थी और वहाँ से छोड़ने के बाद में काशी के दशाश्वमेध घाट पर देउस्कर जी ने उनको शपथ दिलाई थी
पिस्तौल हाथ में लेकर के और खून से वो अपने खून से दस्तखत किए गए थे कि मैं माखनलाल चतुर्वेदी ये शपथ लेता हूँ कि देश के लिए यदि कोई भी देशद्रोही हुआ तो इस पिस्तौल का निशाना बना दिया जाए। 27 साल की उम्र में गांधी जी से लखनऊ में मिलने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कानपुर में प्रताप के कार्यालय में एक पत्रकार के रूप में गांधी जी का साक्षात्कार लिया। अब तक वो गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के पूरी तरह समर्थक नहीं थे। 1919 में वो बनारस गए। वहां हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में एक बार फिर गांधी जी का व्याख्यान सुनने को मिला। इसमें गांधी जी ने कहा था, मेरा और क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य है, आजादी। इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि आप हथियार छोड़ दें और अहिंसक आंदोलन में शामिल हो जाएं। माखनलाल जी के मन में अभी भी कुछ हिचक बरकरार थी। फिर भी उन्होंने रिवॉल्वर छोड़ दी और गांधी जी के रास्ते पर चल पड़े। हाँ, क्रांतिकारियों से अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पाए और उनकी मदद करते रहे। निर्भीकता तो ये थी कि कर्मवीर की संपादकीय नीति बाकायदा प्रकाशित की। इसमें कहा गया था कि क्रांतिकारियों के खिलाफ गांधी जी का एक भी बयान कर्मवीर में नहीं छपेगा, और हुआ भी यही। गांधी जी का एक भी बयान कर्मवीर में नहीं छपा जो आजादी के मतवालों के खिलाफ था। कर्मवीर में उन्होंने संपादक के तौर पर बेखौफ लिखा। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर की एक सभा में माखनलाल जी ने जोरदार भाषण दिया। राजद्रोह के आरोप में 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में दूर दूर तक आंदोलन हुए। गांधी जी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना सख्त विरोध दिखाया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान माखनलाल जी ने कोर्ट में कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैं किसी ब्रिटिश कोर्ट से न्याय नहीं चाहता। मातृभूमि को परतंत्रता से मुक्ति कराने से अच्छी कोई सेवा नहीं। दादा इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी जब उनके ऊपर केस चल रहा था तो उन्होंने पूरा आर्गुमेंट ब्रिटिश जज के साथ अंग्रेजी में किया था, जिसके कि रिकॉर्ड उपलब्ध है। और उनने जिस हिसाब से जो अंग्रेजी उन्होंने वहां बोली थी कोर्ट में, उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि बताते हैं कि वो जज खुद आतंकित हो गया था। वो उनको डायरेक्ट बहुत बड़ी सजा देने के उसमें थे, तो उन्होंने जो आर्गुमेंट किया वहाँ पर, अपने जो उन्होंने उनसे जो सवाल जवाब किए दादा से, और उसके जो उन्होंने जवाब दिए अंग्रेजी में, उसका बड़ा असर उस समय पड़ा था। जेल से छूटे तो अगले साल 18 जुलाई 1922 को नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया और फिर जेल गए। जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता उनके पीछे चल रहे थे। अगले महीने 18 अगस्त को झंडा विजय जुलूस का नेतृत्व करते हुए फिर जेल जा पहुंचे। वो जबलपुर से शुरू हुआ था कि झंडे का अपमान किया था वहाँ, बाद में उसका केंद्र बना नागपुर। उस झंडा सत्याग्रह के सेनापति माखनलाल चतुर्वेदी थे। वो लगातार वहाँ कर रहे थे। अलग अलग कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता उस समय जाते थे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, मौलाना, सब लोग उसमें हुए। और जब अंग्रेजों ने वहाँ पहली बार ये स्वीकार किया कि हाँ आप झंडा लेके जुलूस निकाल लीजिए, तो पहली बार राष्ट्रीय ध्वज, उस समय कांग्रेस पार्टी नहीं थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन था, तो कांग्रेस का ध्वज, वो तिरंगा वाला ध्वज जिसमें चरखा बना रहता था, ये ध्वज लेके जब वहाँ जुलूस निकला तो फिर सब लोगों ने कहा, बड़े बड़े नेता थे वहाँ मौजूद, सरदार पटेल थे, वल्लभ भाई